क्या आप जानते हैं भारत में मौजूद हिमालय दुनिया की सबसे युवा और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और यही पर्वत भारत को ठंडी हवाओं से बचाते हैं, नदियों को जन्म देते हैं और हमारी पूरी क्लाइमेट सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये पर्वत बने कैसे? इनकी सबसे ऊंची चोटियां कौन-कौन सी हैं? और एग्जाम्स में बार-बार यही टॉपिक क्यों पूछा जाता है? अगर आप एसएससी, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वेलकम टू ऑल एग्जाम प्रेप, जहां आपको मिलती है हर एग्जाम की पूरी तैयारी आसान और स्मार्ट तरीके से। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इंडिया के फिजिकल डिवीजन का सबसे पावरफुल पार्ट, माउंटेन्स एंड पीक्स। अब हम स्लाइड नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो भारत की जो ऊंचाई और भौगोलिक विविधता है ना, वही इसकी असली प्राकृतिक पहचान है। जी बिल्कुल। और अक्सर हम भूगोल को सिर्फ नक्शे पर देखते हैं, लेकिन ये एटलस गाइड आरआरबी, एसएससी और यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही बेहतरीन संपूर्ण दृश्य सारांश है। मतलब एक विजुअल समरी है। हाँ, और इसे ऐसे भी देख सकते हैं जैसे किसी भी किताब को समझने के लिए उसका एक इंडेक्स होता है। वैसे ही ये स्लाइड भारत के भूगोल को समझने का एक इंडेक्स है। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो भारत के इस पूरे पर्वतीय विभाजन को हम आसानी से समझने के लिए 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है उत्तरी पर्वत, जिसमें हमारे हिमालय और ट्रांस हिमालय आते हैं, जो कि सबसे युवा हैं। जी, और दूसरा है प्रायद्वीपीय पर्वत, जैसे अरावली, विंध्या और सतपुड़ा, जो इसके बिल्कुल उलट भारत के सबसे प्राचीन भूभाग हैं। एकदम सही। और तीसरा हिस्सा है तटीय घाट, यानी पश्चिमी और पूर्वी घाट। और चौथा है उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, जिसमें अपना पूर्वांचल और मेघालय का पठार आता है। मतलब ये 4 हिस्से पूरे भारत को कवर कर लेते हैं ना? बिल्कुल। जैसे किसी मजबूत इमारत को खड़ा करने के लिए 4 मुख्य पिलर्स होते हैं, वैसे ही ये 4 पर्वतीय क्षेत्र भारत के जलवायु और नदियों को नियंत्रित करने वाले 4 पिलर्स हैं। अरे वाह, पिलर्स वाला उदाहरण बहुत सटीक है। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम महान हिमालय यानी उत्तरी ढाल की बात करेंगे, जो विश्व की सबसे युवा वलित पर्वत श्रृंखला है। हाँ, यंग फोल्ड माउंटेन, जो टर्शरी युग में बनी थी। जी, टर्शरी युग में। और इसका विस्तार देखा जाए तो ये पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक करीब 2500 किलोमीटर तक फैली है। 2500 किलोमीटर सच में बहुत विशाल है, और इसका महत्व भी उतना ही बड़ा है। ये मध्य एशिया से आने वाली भयानक बर्फीली हवाओं से हमारा बचाव करता है, और मॉनसून की बारिश का कारण भी यही है। तो इसे ऐसे समझें कि हिमालय एक बहुत बड़ी दीवार और एक मोटे कंबल की तरह काम करता है, जो भयानक ठंड को अंदर नहीं आने देता और बादलों को रोककर बारिश करवाता है। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। यहाँ हम हिमालय को ऊंचाई के अनुसार 3 भागों में समझेंगे। पहला भाग है हिमाद्री, जिसे ग्रेट या इनर हिमालय भी कहते हैं ना? हाँ जी, इसकी ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज्यादा है और ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी चोटियां यही हैं। अच्छा, और इसके बाद आती है बीच वाली श्रृंखला, जिसे हिमाचल या मिडिल हिमालय कहते हैं। इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच है। पीर पंजाल यहाँ की सबसे लंबी श्रृंखला है, और शिमला मनाली जैसे हिल स्टेशन यहीं पर हैं। और तीसरा भाग है शिवालिक, जो आउटर हिमालय है। जी, यह सिर्फ 900 से 1100 मीटर ऊंचा है और सबसे बाहरी यानी नवीनतम हिस्सा है। और एक खास बात, हिमाचल और शिवालिक के बीच की घाटियों को दून कहते हैं, जैसे देहरादून। क्या बात है! इसे एक क्रिकेट स्टेडियम की सीढ़ियों की तरह समझा जा सकता है। सबसे ऊंची सीढ़ी हिमाद्री हो गई, बीच वाली सीढ़ी जहां दर्शक बैठते हैं वो हिमाचल है, और सबसे निचली सीढ़ी अपनी शिवालिक है। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। अभी हमने ऊंचाई की बात की, अब हम नदियों के आधार पर हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को पश्चिम से पूर्व की ओर समझेंगे।
हाँ, नदियों ने भी इसे बहुत अच्छे से बांटा है। सबसे पश्चिम में सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच के हिस्से को पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं। और फिर सतलुज से काली नदी तक का हिस्सा कुमाऊं हिमालय कहलाता है, जो उत्तराखंड में है। बिल्कुल। और काली से तीस्ता नदी तक का क्षेत्र नेपाल हिमालय है, जो नदियों वाले विभाजन में सबसे लंबा भाग है। और आखिरी में तीस्ता नदी से दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र नदी तक असम हिमालय आता है। तो जैसे एक बहुत बड़े खेत को सिंचाई करने वाली पानी की नालियों द्वारा अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, नदियों ने हिमालय को बिल्कुल वैसे ही 4 हिस्सों में बांट दिया है। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इसमें ट्रांस हिमालय और काराकोरम श्रेणी की बात होगी, जो महान हिमालय के ठीक उत्तर में है। जी, और यहीं पर K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन मौजूद है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो विश्व की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो अभी पीओके में है। हाँ, और यहाँ का तापमान तो बहुत ही कम रहता होगा, है ना? बहुत कम। यहाँ सियाचिन, जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, और बाल्टोरो जैसे विशाल ग्लेशियर हैं। साल्टोरो कांगरी शिखर भी यहीं है। तो ट्रांस हिमालय घर की उस छत की तरह है जहाँ सियाचिन जैसे बर्फ के विशाल फ्रीजर रखे हुए हैं। एकदम परफेक्ट उदाहरण। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम उत्तर पूर्वी पहाड़ियों यानी पूर्वांचल के बारे में जानेंगे, जो हिमालय का पूर्वी मोड़ है। इसमें पटकाई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर और मीजो पहाड़ियां शामिल हैं। और इसी के साथ मेघालय का पठार भी आता है, जिसमें गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं। पर एग्जाम के नजरिए से सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि ये मेघालय का पठार मूल रूप से प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, हिमालय का नहीं। अच्छा, मतलब ये हिमालय में नहीं आता। और विश्व का सबसे नम स्थान मौसिनराम भी तो इन्हीं खासी पहाड़ियों में स्थित है ना? हाँ जी। तो ये खासी पहाड़ियाँ एक बड़े स्पॉन्ज की तरह काम करती हैं, जो बादलों के सारे पानी को सोख कर मौसिनराम में सबसे ज्यादा बारिश करवा देती हैं। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। यहाँ बात होगी मध्य भारत के पर्वतों की। अरावली विश्व के सबसे पुराने वलित यानी फोल्ड पर्वत है, जो गुजरात से दिल्ली तक फैले हैं। जी, और इनकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में है और 1722 मीटर ऊंची है। इसके अलावा विंध्य पर्वत है, जो उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने का काम करता है। और इसके ठीक नीचे सतपुड़ा पर्वत है ना? हाँ, सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, जिसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर ऊंची है। और एक बहुत जरूरी बात, नर्मदा और ताप्ती नदियां इन्हीं पर्वतों के बीच बनी भ्रंश घाटियों यानी रिफ्ट वैली से होकर पश्चिम में अरब सागर में गिरती हैं। मतलब ये भ्रंश घाटी 2 ऊंची दीवारों के बीच बनी एक लंबी पाइप या नाली की तरह है, जिससे होकर नर्मदा और ताप्ती नदियां सीधा समंदर तक पहुंचती हैं। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इसमें प्रायद्वीपीय सीमाओं की बात है, जिसमें पश्चिमी घाट बहुत निरंतर और ऊंचे पर्वत हैं। महाराष्ट्र में इन्हें सह्याद्री नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है, 2696 मीटर की ऊंचाई के साथ ये केरल में है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी तरफ जो पूर्वी घाट है वो असतत है, यानी बीच बीच में टूटा हुआ है और कम ऊंचा है। इसकी सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी या जिंदागढ़ा है, जो 1690 मीटर है। बिल्कुल। और एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि इन दोनों घाटों का मिलन बिंदु क्या है। वो है नीलगिरी की पहाड़ियां, जिन्हें ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी द्रोडा बेट्टा है, 2637 मीटर पर। तो तुलना के लिए हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट एक मजबूत बिना टूटी कंक्रीट की दीवार है, जबकि पूर्वी घाट एक पुरानी टूटी हुई दीवार है, जिसके बीच से नदियों ने अपना रास्ता बना लिया है। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। यहाँ भारत के प्रमुख दर्रों यानी पासिस की बात होगी। उत्तरी दर्रों में जोजिला है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और रोहतांग है, जो कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। और अगर हम पूर्वी दर्रों की बात करें तो सिक्किम में नाथुला और जेलेपला हैं, जो पुराने सिल्क रूट का हिस्सा थे। प्रायद्वीपीय दर्रों में भोर घाट है, जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है, और पालघाट गैप
केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तो दर्रे बहुत अहम हैं। अगर ऊंचे पहाड़ एक बंद कमरे की तरह है, तो ये दर्रे उस कमरे के दरवाजे हैं जो लोगों को आर पार जाने देते हैं। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। यहाँ हम भारत के सर्वोच्च शिखरों को क्रम में लगाएंगे। सबसे पहले है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर ऊंचा। जी, जो पीओके में है पर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरे नंबर पर कंचनजंगा है जो सिक्किम में है और भारत में स्थित निर्विवाद रूप से सबसे ऊंची चोटी है। और तीसरे नंबर पर नंदा देवी है, 7816 मीटर, ये उत्तराखंड में है और पूरी तरह से भारतीय सीमा में स्थित सर्वोच्च शिखर है। चौथे नंबर पर 7756 मीटर ऊंचा कामेत है जो जांस्कर श्रेणी का हिस्सा है और ये भी उत्तराखंड में ही है। एकदम सही। तो ये बिल्कुल किसी ओलंपिक पोडियम की तरह है जहां K2 को गोल्ड मेडल, कंचनजंगा को सिल्वर और नंदा देवी को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। ये क्विक एग्जाम बूस्टर है, फटाफट फैक्ट्स चेक कर लेते हैं। जी, मैं सवाल पूछता हूँ। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? अनाईमुडी, जो केरल में है। बहुत बढ़िया। और भारत का सबसे पुराना पर्वत? अरावली, जिसकी चोटी गुरु शिखर है। ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों को। नर्मदा और ताप्ती नदियां कहाँ बहती हैं? विंध्य और सतपुरा के बीच भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम? सह्याद्री। और आखिरी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी? धूपगढ़। अरे वाह, बिल्कुल सही। ये स्लाइड एक एग्जाम चीट शीट की तरह है जिसे परीक्षा हॉल में घुसने से ठीक 5 मिनट पहले पढ़कर जाना सबसे जरूरी है। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज हमने भारत की फिजिकल डिवीजन का सबसे पावरफुल पार्ट, माउंटेन्स एंड पीक्स, को आसान भाषा में समझा। अगर आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। डन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, थम्स अप, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, ऑल एग्जाम प्रेप स्टार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी हर एग्जाम की पूरी तैयारी एक ही जगह। रॉकेट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग, बुक्स शाइन।